नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो जिसका नाम है आक्रमण। और आक्रमण की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में, वॉर ब्रेकिंग युद्ध के मैदान से। और बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है। यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया है। हमले से कीव की पावर सप्लाई पर सीधा सीधा इंपैक्ट नजर आता है। कीव में मेट्रो स्टेशन की बिजली पूरी तरह से गुल हो चुकी है। समझिए, सर्दियों का वक्त है और सर्दियों के पहले ये एक बड़ी कार्रवाई रूस की तरफ से की गई है। यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रहा है रूस लगातार। और ऊर्जा ठिकानों को जब टारगेट किया जाता है तो पूरे यूक्रेन पर बिजली बाधित हो जाती है, खासतौर से कीव की पावर सप्लाई पर असर है। मेट्रो स्टेशन की बिजली गुल हो चुकी है। एक तरह से जब हमले करता है रूस तो कई बार हमने देखा कि जो यूक्रेन के यही मेट्रो स्टेशंस लोगों के लिए बंकरों का काम करते हैं। कड़ाके की सर्दी या ये कहा जाए हाड़ कपा देने वाली ठंड लोगों के लिए अब आफत आने वाले वक्त में बन सकती है। तो रूस के हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान हो रहा है ये भी आइए मैं आपको बताती हूँ। खासतौर से बिजली के लिहाज से बिजली उत्पादन में लगभग 30% की गिरावट आई है, क्योंकि कई पावर प्लांट सीधे सीधे टारगेट किए गए हैं। यूक्रेन के 7 प्रांत ऐसे हैं जहां पर इसके चलते अब बिजली संकट नजर आता है। समझिए, यूक्रेन के 7 प्रांतों में बिजली संकट, यानी कि कई ऐसे इलाके जो पूरी तरह से ब्लैकआउट में है। 30,000 घरों में समझिए बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। बिजली है नहीं, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच में। आप समझिए, यहाँ पर 9 यूक्रेनी प्रांत ऐसे हैं जहां पर पानी की भी भारी किल्लत नजर आती है। सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि पानी पर भी सीधा सीधा प्रहार रूस ने किया है। अब बताया जा रहा है 50% गैस उत्पादन की क्षमता में भी इन तमाम हमलों के बाद में कमी आई है। पावर प्लांट्स को सीधे टारगेट रूस ने किया है। 37% तेल उत्पादन की क्षमता में भी कमी आई है, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित ये कहा जाए कि यूक्रेन में स्थिति नजर आती है। ये तो आपने देखा यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आइए आपको ये भी बताते हैं यूक्रेन के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो अब पूरे अंधेरे के साए में हैं। बताती हूँ, दरअसल खार्किव, सूमी, लुहांस्क, ये वो इलाके हैं जो पूरी तरह से अंधेरे में हैं, क्योंकि सीधे रूस ने प्रहार किया है बिजली संयंत्रों पर। इसके अलावा डोनेस्क में भी अंधेरा छाया हुआ है। निप्रो, यूक्रेन का महत्वपूर्ण ज़ैपोरिज़िया, खेरासोन, ये वो इलाके हैं जो पूरी तरह से अंधेरे में हैं। समझिए कितना महत्वपूर्ण आने वाले वक्त में ये स्थिति होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर कैसे एक बार फिर से रिकवर करेंगे ज़ेलेंस्की। क्या यहाँ की जनता को इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में राहत दे पाएंगे, क्योंकि कई बिजली संयंत्र जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि सितंबर और अक्टूबर में किस रूप में ड्रोन अटैक का सामना इस दौरान देखने को मिला है और यूक्रेन में कैसी तबाही नजर आई है। दरअसल करीब 5500 ड्रोन अटैक इस दौरान हुए हैं यूक्रेन में। 5500 ड्रोनों से हमला रूस कर चुका है। अगर अक्टूबर की बात करें तो अभी तक 2400 ड्रोन हमलों की जानकारी सामने आई है, और ये तस्वीर और बड़ी हो सकती है आने वाले वक्त में। दावा क्या किया जा रहा है? दावा यह है कि पूरी सर्दियों में रूस लगातार बड़े हमले करेगा और लगातार रूस ऐसे ही टारगेट करता रहेगा। रूस करेगा ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला। अभी हर दिन 180 कामिकाज़े ड्रोन अटैक रूस कर रहा है और इस वजह से यूक्रेन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ब्रियांस्क में नई ड्रोन साइट भी रूस बना रहा है। ये भी बड़ी जानकारी इस दौरान सामने आ रही है। कुल मिलाकर ये कि रूस और यूक्रेन का युद्ध एस्केलेट होता ही नजर आता है। रूस ने यूक्रेन पर फिर से कहर बरपाया है। रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए, पूरा शहर दहल उठा। बिजली घर हो, अस्पताल हो, रिहायशी इलाकों हो, उन्हें टारगेट किया गया है। यूक्रेन का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। धमाकों की आवाजें दूर दूर तक गूंजती हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, घरों में चीख पुकार है। कीव, खार्किव और ओडेसा, कहीं पर भी कोई भी महफूज नजर नहीं आता। समझिए, रूस का ये जो हमला है वो सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि अब मानवता पर भी वार है। बात यही, क्या ये आग भड़केगी और भी ज्यादा या और शांत होगी? क्या दुनिया अभी भी सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी? यूक्रेन का सवाल, आखिर कब थमेगा ये विनाश का तांडव?
ये कोई कल्पना नहीं है, ये युद्ध की क्रूर हकीकत है। यूक्रेन का हर शहर कराह रहा है। मॉस्को की आंधी बिजली संयंत्रों को ध्वस्त कर रही है। मेट्रो स्टेशन बमों की गूंज से दहल रहा है। ट्रेनें अनिश्चितता की राह पकड़ रही हैं। लोग आश्रय ढूंढ रहे हैं। बिजली की लौ बुझ रही है और हर ड्रोन उड़ान बरसों पुरानी डर लौटा रहे हैं। रूस ने कीव को निशाना बनाना जारी रखा है। बिजली संयंत्रों पर बमबारी चल पड़ी है। जब बिजली चली जाती है, अस्पताल, संचार सब अंधेरे में हो जाते हैं। पानी की भारी किल्लत हो जाया करती है। रात में अंधेरा ने शहर को जकड़ रखा है। लोग थके, टूटे और डर से दबी सांसों में जी रहे हैं। बिजली नहीं, हर घर ठप, हर लाइट बुझी है। कीव की सड़कों पर खामोशी गहरी हो गई है और मौत की आहें दर दर पहुंच रही हैं। डोनेस्क में बिजली सप्लाई पूरी तरह रुक गई है। फैक्ट्रियां बंद हैं, घर अंधेरा में है। राहगीर मोमबत्तियों की लौ से इंतजार करते दिख रहे हैं। अस्पतालों में जनजीवन संकट में है। बचाव दल सीमित संसाधन के साथ लड़ रहे हैं। आप सोचिए, गर्मी नहीं है, ठंड है। अंधेरे में जीना बच्चों के लिए रोशनी नहीं, बड़ों के लिए ताप नहीं। ये डोनेस्क की दास्तां है। कई मेट्रो स्टेशन पर हमले हुए हैं। प्लेटफॉर्म पर धमाके, सुरंग में धूल, पनाहगाहों में हाहाकार। ट्रेन या तो देर से चल रही है या बंद है। लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉकों में फंस चुके हैं। एक स्टेशन पर यात्रियों का अंधेरे में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लोग स्टेशन पर बिखरे सामान लिए डर के साए में बैठे हैं। ट्रेन की जगह डिरेलमेंट की खबरें भी हैं। सब कुछ बदल गया है। रूस ने कई शहरों पर ड्रोन की झुंड छोड़ दी है। रात की खामोशी में वो आंगन में, छतों पर, बीच सड़कों पर फट रहे हैं। शहर शहर दहाड़ रहे हैं। बच्चे चिल्लाते हैं, बूढ़े दहशत में कांप रहे हैं। ये ड्रोन सीमित नहीं, ये भय की उड़ती गेंदें हैं। हर ब्लॉक पर धमाका, हर गली में आवाज। कौन सुरक्षित हो सकता है? अंधेरे में उड़ते ड्रोन आंखों को नहीं दिखते, पर असर अब जगह जगह दिखता है। गर्मी हो या ठंड, बिजली के अभाव से हीटिंग और कूलिंग बंद है। अस्पताल दवाओं से खाली है। लोगों को जेट्रिक देखभाल नहीं मिल पा रही है। भोजन की भारी किल्लत है। वितरण बाधित, शरारती सड़कों पर, आश्रय केंद्र ओवरलोड है। ये युद्ध सिर्फ टैंक और बम नहीं, ये मानवता पर हमला है। भूख, बीमारी और अंधेरे ने लोगों को काटा है। यूक्रेन की धरती एक बार फिर दहक रही है। दूसरी तरफ ज़ेपोरिज़िया अगला जंग का अखाड़ा बन चुका है। रूस ने वहां फौजों का भारी जमावड़ा कर रखा है। गोला बारूद, टैंक और मिसाइलें सब कुछ तैयार है और मकसद है कब्जा करना। हर गली में धमाके हैं, हर नुक्कड़ पर तबाही है। जी हाँ, ज़ेपोरिज़िया वही इलाका जहां परमाणु संयंत्र है।
जहां रिहायशी इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और आम लोगों की जिंदगी मौत के साए में सिमट गई है। सड़कें वीरान हैं, स्कूल तबाह, बाजार खामोश, मासूमों की चीखें, माताओं की दुआएं और छतों से गिरती चिंगारियां। ज़ेपोरिज़िया अब शांति का शहर नहीं, जंग का मैदान बन चुका है। लेकिन तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। अब मैदान में कूदा है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यूक्रेन को भेजी है पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी ऐसी हवाई ढाल जो रूस के ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही ढेर कर देंगे। ये सिस्टम कंधे पर रखकर चलाए जाते हैं, फुर्ती से काम करते हैं और जैसे ही दुश्मन का ड्रोन दिखा सीधे हवा में आग बरसाते हैं। ब्रिटेन का ये कदम रूस को खटक सकता है और यही वो मोड़ है जहां जंग और भी भयानक हो सकती है। सवाल अब यह है कि क्या ज़ेपोरिज़िया पर रूस का कब्जा होगा या ये हवाई ढाल बन जाएगी यूक्रेन की नई ताकत? क्या ब्रिटेन की ये मदद रूस को और उकसाएगी? और क्या ये जंग अब सीमाओं से निकलकर सीधा अंतर्राष्ट्रीय तनाव में तब्दील हो जाएगी? जंग की आग भड़क चुकी है और अब हर मोर्चे पर सिर्फ दो ही चीजें बची हैं, तबाही और इंतकाम। ज़ेपोरिज़िया की जंग अब पूरी दुनिया की निगाह में है। अंजाम क्या होगा, जल्द तय होगा। अगर ये क्रूर अभियान जारी रहा तो शहरों का सारा ताना बाना टूट सकता है। वैश्विक बाजार, ऊर्जा किल्लत, शरारती दौर, सब और कमजोर आंखें मुड़ाए तैयार हैं। ये सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं, पूरी दुनिया के लिए संकेत है। कीव, डोनेस्क, हर शहर कराह रहा है, पर इस कराह के बीच आवाज उठ रही है, मानवता की आवाज, बचे रहने की पुकार, धड़कनों की चीख। क्या दुनिया इसे सुन पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दे डाली है और ये धमकी मामूली नहीं है, ये खुली चुनौती है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रूस बाज नहीं आया तो अंजाम भयावह हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच में ये जंग अब और भी ज्यादा भड़केगी? क्या ट्रंप की बयानबाजी आग में घी का काम करेगी? क्रेमलिन से कोई नरमी नजर नहीं आती और अमेरिका की जुबान अब तलवार बन चुकी है। अगला कदम जरा भी अगर चूकता है तो दुनिया देखेगी युद्ध का वो चेहरा जो अब तक सिर्फ इतिहास के ही पन्नों में था।
दुनिया के सबसे खतरनाक शब्दों में से एक फिर गूंज उठा टॉम हॉक। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की त्रिकोणीय कूटनीति अब एक नए मोड़ पर है। क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या सीमा पार कर देने वाली एक विध्वंसक संभावना? टॉम हॉक की दहाड़। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध रुका नहीं तो यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें दी जा सकती हैं। इस टिप्पणी ने वैश्विक पटल पर खबरों की लहर दौड़ा दी। क्यों, कैसे और इसके क्या मायने होंगे, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध का निपटारा जल्द नहीं हुआ तो हम यूक्रेन को टॉम हॉक भेजने पर विचार कर सकते हैं। टॉम हॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसकी मारक दूरी तकरीबन 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। यही दूरी ये संभव बताती है कि इसका असर मॉस्को तक भी पहुंच सकता है। उसी समय रूस ने चेतावनी जताई कि ऐसी आपूर्ति आक्रामकता का कदम होगी। मॉस्को वाशिंगटन के रिश्ते गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। तो टॉम हॉक वास्तव में क्या कर सकती है? क्या सिर्फ एक हथियार है या रणनीतिक संतुलन बदलने वाला तरीका? टॉम हॉक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है पर अत्यंत सटीक क्रूज मिसाइल है। लंबी दूरी, उच्च सटीकता और जमीनी लक्ष्य पर गहरा प्रभाव। इसकी रेंज और सटीक मार्गदर्शन किसी भी सैन्य योजना को बदल सकते हैं। खासकर जब लक्ष्य गहरे भूभाग या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हो। रणनीतिक रूप से ऐसी मिसाइलें किसी आक्रामकता के दायरे को बढ़ाती हैं। वे न सिर्फ फ्रंट लाइन को प्रभावित करती हैं, बल्कि प्रतिद्वंदी की गहरी बुनियादी संरचनाओं को भी निशाना बना सकती हैं। संभावित एस्केलेशन यानी जो कदम आज दिखाई दे रहे हैं, कल उसकी प्रतिक्रिया और तीखापन बन सकता है। दूसरा, राजनीतिक दूरी। रूस और अमेरिका के बीच मूल्यांकन और भरोसा और ज्यादा टूट सकता है। तीसरा, क्षेत्रीय असर। यूरोप और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता, शरारती लहर और सुरक्षा गठबंधन का मूल्यांकन। टॉम हॉक की आपूर्ति सिर्फ एक सैन्य निर्णय नहीं होती, यह कूटनीतिक एक्शन का प्रतीक भी बन जाता है और ऐसे प्रतीक अक्सर वास्तविक परिणामों से भी ज्यादा चर्चा पैदा कर देते हैं। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर रातों रात हमले तेज कर दिए। ये सर्दियों से पहले ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। ठंड के मौसम में बिजली कटौती मानव कल्याण की सीधी चुनौती है। इससे जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। ये सिर्फ सैन्य क्षेत्रों का मुद्दा नहीं रहा, ये मानव सुरक्षा का मामला बन जाता है। ऊर्जा बुनियादी ढांचा नष्ट होने पर जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की और कहा कि उन्होंने टॉम हॉक पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने बातचीत को उपयोगी बताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप का रुख हाल के हफ्तों में कड़ा दिखा है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन अब खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीत सकता है, जो उनके पहले के रुख से बड़ा मोड़ है।
ये बदलाव सिर्फ सैन्य रणनीति का नहीं, राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत है और ऐसे मोड़ वैश्विक नीतियों में अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की बात हुई, बात आग की तरह फैल गई। टॉम हॉक का नाम सामने आते ही राजनीतिक मानचित्र पर भूकंप लौट आया। ट्रंप की उस टिप्पणी ने जो हवा बनाई है, उसका असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका ने कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को टॉम हॉक दी जा सकती है, मिसाइलें जिनकी पहुंच तकरीबन 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये रेंज मॉस्को तक के संकेतों को भी चुनौती में डाल देती है। दुनिया एक बार फिर उबल रही है। रूस ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की खबर पर हड़कंप मचा दिया। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि एक नई ग्लोबल आग लगाने वाली चिंगारी है। पुतिन की चेतावनी साफ है कि अगर अमेरिका ने ये लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को दी, तो मॉस्को और वाशिंगटन के रिश्ते बुरी तरह टूट जाएंगे। टॉम हॉक एक क्रूज मिसाइल है, यानी ये मिसाइल मॉस्को के दिल तक पहुंच सकती है। ये कोई मामूली धमकी नहीं है, बल्कि रूस के लिए सीधे तौर पर रेड लाइन पार करने वाला संदेश माना जा रहा है। पुतिन की सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार देगा तो इसका खामियाजा सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों में नहीं, बल्कि युद्ध की आग में झुलसा देगा। रूस ने साफ कहा कि यह कदम एक नई आक्रामकता का परिचायक है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मसले पर साफ शब्दों में कहा कि अगर पुतिन इस मामले को सुलझा ले तो अच्छा है, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी ये कोई सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि एक सशर्त चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात करते हैं ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव की। एक तरफ ट्रंप दुनिया में शांति के मसीहा बनने का ढोंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान पर वो बम बरसाने की धमकी देते हैं। सवाल ये है कि क्या यही है ट्रंप की कूटनीति, मुस्कुराकर मिसाइल छोड़ देना। उन्होंने कहा है कि B-2 बॉम्बर्स तैयार हैं, मतलब मेज पर शांति और जेब में तबाही। क्या अब अमेरिका फिर से मध्य पूर्व को आग में झोंकने की तैयारी में है? एक तरफ ट्रंप शांति का राग अलाप रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान पर बम बरसाने की धमकी दे रहे हैं। एक तरफ दोस्ती की बात हो रही है तो दूसरी तरफ 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम की गूंज है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति के झंडे बुलंद कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि उन्होंने 7-8 युद्ध रोक दिए। दूसरी तरफ वही शख्स खुलेआम उस मुल्क को धमकी दे रहा है जिस पर कुछ ही महीनों पहले उसके विमान बम बरसा चुके हैं। ये मुल्क है शिया दुनिया का अहम खिलाड़ी ईरान।
ट्रंप अब खुद को मध्य पूर्व में शांति का मसीहा साबित करना चाहते हैं, लेकिन असल में उनके शब्दों के पीछे छिपा है युद्ध का वो ऐलान। मिडिल ईस्ट की फिजाओं में बारूद तैर रहा है और ट्रंप उस आग में तेल डाल रहे हैं। गाजा शांति समझौते के बाद ट्रंप इजराइल पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने जो कहा उसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। गाजा शांति समझौते के बाद ट्रंप इजराइल पहुंचे। उन्होंने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका B-2 बम वर्षकों का नया स्टॉक कर रहा है और बताया कि जून 2025 में इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई दखल दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने अभी 28 नए B-2 बम वर्षकों का ऑर्डर दे दिया है। याद कीजिए वो तारीख 13 जून 2025 की, जब इजराइल ने हमला बोला और उसके बाद अमेरिका ने फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान जैसे एटमी साइट्स को निशाना बनाकर बंकर बस्टर बमों की जोरदार बरसात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्डो पर 30,000 पाउंड वजन के बंकर बस्टर इस्तेमाल किए गए। जिस हमले को ट्रंप ने एक सफल सैन्य अभियान कहा था, उसी घटना ने क्षेत्र में बारूद की दुकान खोल दी है। ट्रंप ने भाषण में कहा कि ईरान के लिए दोस्ती और सहयोग के दरवाजे खुले हैं, मगर शर्त है कि तेहरान अपनी आक्रामक नीतियां छोड़ दे। सुनने में ये कूटनीति की जुबान लगती है, मगर शब्दों के पीछे बिखरी हुई है धमकी की तलवार। दोस्ती की पेशकश के साथ बमों की खरीदारी का ऐलान ऐसे दिखा रहे हैं ये वही नीति है पंजा और दस्तरखान, बंदूक और दूतावास, एक हाथ पे गुलाब दूसरे हाथ में गोला। ये ट्विन टैक्टिक नीति है, पहले ताकत दिखाओ फिर शर्त रखो, और यही पॉलिसी अब मिडिल ईस्ट को और अस्थिर कर रही है। तेहरान ने सख्त निगाहों और कड़क भाषा में जवाब दिया कि अपनी हदों में रहो, वरना हमने जो अंजाम अमेरिका को पहले दिखाया था वही फिर कर सकते हैं। ये सिर्फ बयान नहीं, ये वार्निंग है। तेहरान ने अपने हथियार, मिसाइलें और सैन्य रणनीतियां सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई, मगर उसने बता दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान की शक्ति सिर्फ मिसाइलों और आंतरिक सैन्य ढांचों में नहीं है, उसकी नीतियों में कूटनीति, क्षेत्रीय संबद्धताएं और प्रॉक्सी नेटवर्क भी शामिल है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर फिर से हमला करेंगे तो तेहरान के पास भी जवाब देने के कई रास्ते हैं, न कि सिर्फ पारंपरिक मोर्चे पर, बल्कि साइबर, शिपिंग रूट्स पर दखल और प्रॉक्सी वॉरफेयर के जरिए। अब वो सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान में सीधी जंग हो सकती है?
या इजराइल यूएस मिलकर कोई बड़ा आक्रमण कर देंगे? ये सिर्फ सैन्य योजना नहीं, ये राजनीति, चुनाव, रणनीति और क्षेत्रीय संतुलन का एक जटिल जाल है। नीचे 3 संभावित परिदृश्य बता रहे हैं हम। कूटनीति के जरिए नियंत्रण। ट्रंप का मैसेज दूसरा पक्ष को झकझोर कर कूटनीति के बेस पर लाने की कोशिश हो सकता है। अगर तेहरान कुछ मांगों पर ढीला पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो शांति की राह संभव है। ये वही बजरी और रोटी नीति है जिसे कहते हैं ताकत दिखाओ फिर समझौता करो। सीमित सैन्य टकराव। अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ चुनिंदा सैन्य निशानों पर हमला कर सकते हैं, खासकर अगर इंटेलिजेंस उनका समर्थन करे। इन हमलों का मकसद ईरान की सैनिक क्षमताओं को कम करना होगा, पर इसका जवाब रॉकेट अटैक्स, तेहरान की प्रॉक्सी फोर्सेस का मोर्चा खोलने की शक्ल में आ सकता है। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है सीधी जंग। अगर कोई बड़ा ब्लंडर होता है, जैसे मास अकाउंटेबल सिविलियन कोलेटरल डैमेज या किसी अलाउड ने बड़े पैमाने पर हमला किया, तो तेहरान का जवाब व्यापक होगा और क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। इस तरह का परिदृश्य तेल रूट्स पर असर डालेगा, ग्लोबल मार्केट्स हिलेंगे और कई देशों को युद्ध के मैदान में शामिल कर सकता है। ऐसे में अगर टकराव बढ़ा तो इसकी चपेट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। तेल की कीमतें उछलेंगी, शिपिंग रूट्स असुरक्षित होंगे, आर्थिक सुस्ती फैलेगी और वैश्विक निवेश प्रभावित होगा। भारत जो ऊर्जा के लिए खाड़ी पर निर्भर है, इस जंग से सीधे प्रभावित हो सकता है। व्यापारिक रूट्स और रणनीतिक हित सब बिखर सकते हैं। यह युद्ध सिर्फ इलाकाई राजनीति नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर पर हमला होगा। ट्रंप ने शर्त रखी है और तेहरान ने जवाब दिया है। अब बची है सिर्फ 3 चीजें: शांति, बातचीत, क्षेत्रीय मध्यस्थता या फिर खुला युद्ध। शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष ईगो से हटे और असली सुरक्षा पर वार्ता करें। बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन सीमित कदम, निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के साथ। पर यह राह तभी संभव है जब दोनों ओर के नेतृत्व में सोचे समझे फैसले हों, न कि चुनावी पब्लिसिटी के लिए भड़काऊ बयानों का राज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खामनेई और शी जिनपिंग की जोड़ी ने वो चाल चल दी है जिससे ट्रंप की सारी रणनीति धूल चाट रही है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध अब सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीन ने निकाल लिया है तेल बेचने और व्यापार का नया फॉर्मूला। उसका नाम है बार्टर सिस्टम। ना डॉलर, ना बैंक, ना ट्रैक, बल्कि सीधा कच्चा तेल, और बदले में चीन बना रहा है ईरान में पुल, सड़कें और पावर प्लांट। 2023 में ही लगभग $4.5 अरब का ब्लैक गोल्ड इस चुपचाप डील से चीन पहले ही खींच चुका है। अब सवाल है कि ये अमेरिका सिर्फ देखता रह जाएगा क्या, या फिर अब वॉशिंगटन से कोई बड़ी कार्रवाई होगी। शी जिनपिंग और खामनेई ने वो कर दिखाया जो ट्रंप सोच भी नहीं पाए। ईरान पर लगाए गए सारे अमेरिकी प्रतिबंध अब खोखले दिख रहे हैं, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ मिलकर खेला है एक ब्लैक गोल्ड गेम, जिसमें सारा नियम अमेरिका का टूट गया और चाल चली ड्रैगन ने, वो भी शातिर अंदाज में। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सनसनीखेज खुलासा किया है। चीन और ईरान ने मिलकर कर दिया है बार्टर सिस्टम का खेल। तेल के बदले चीनी कंपनियां ईरान में बना रही हैं पुल, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर। डॉलर, न ट्रैक, न जवाबदेही,
सीधा कच्चा तेल और अमेरिका को सीधी कूटनीतिक चपत। साल 2023 में करीब 8.4 अरब डॉलर का तेल इसी गुप्त तंत्र से निकला था। अमेरिकी पाबंदियों को खुली चुनौती देकर ये सिर्फ तेल की खबर नहीं है, ये एक धमाका है। कूटनीति के चेहरे पर, अमेरिका के सीने पर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुंह पर करारा तमाचा है। खुलासा है कि चीन और ईरान मिलकर दुनिया को चुपचाप धोखा दे रहे हैं। तेल के खेल में बार्टर सिस्टम की आड़ लेकर चीन ईरान से मोटा तेल खरीद रहा है। और बदले में वहां बना रहा है सड़कें, पुल और प्लांट। ये एक डील नहीं, ये एक डील ऑफ डिस्ट्रक्शन है और सबसे बड़ा झटका है जिसे अमेरिका जानकर भी देख नहीं पा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा होगा कि अमेरिका के पाबंदियों को ठेंगा दिखाकर ईरान से गुपचुप तरीके से तेल खरीद रहा है, और वो भी किसी नॉर्मल ट्रांजैक्शन से नहीं बल्कि बार्टर सिस्टम के जरिए, यानी तेल के बदले सामान। सूत्रों के मुताबिक चीन को भेजा गया तेल और बदले में ईरान को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, पुल, बिजली और प्रोजेक्ट और निर्माण के नाम पर अरबों डॉलर का भुगतान हुआ। पिछले साल करीब 8.4 अरब डॉलर यानी कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए के तेल डील इस बार्टर सिस्टम के तहत निपटाए गए थे। ये आंकड़े नहीं, ये अमेरिका की नाकामी की गवाही है। शैडो फ्लीट यानी वो जहाज जिनकी पहचान बदल दी जाती है। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दी जाती है और अंदर भरा जाता है वो ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ये शैडो फ्लीट चीन के लिए काम कर रही है, ईरान से तेल निकाल रही है और अमेरिका के प्रतिबंधों को धता बता रही है। तो अब समझिए असली साजिश क्या है। एक तरफ अमेरिका दुनिया को नियमों का पाठ पढ़ाता है, दूसरी तरफ चीन और ईरान उसके ही सिस्टम को चकमा देकर गुप्त व्यापार, पाबंदियों की तौहीन और साजिश की सबसे गहरी सुरंग खोद रहे हैं।
ये सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है, ये एक रणनीतिक हमला है। तेल के सहारे तानाशाही को ताकत देने का षड्यंत्र है। ये गठबंधन सिर्फ तेल के लिए नहीं बना है, ये अमेरिका के वर्चस्व को कमजोर करने की एक सोची समझी चाल है। ईरान को पैसे मिलते हैं, चीन को तेल मिलता है और दोनों को अमेरिका को नीचा दिखाने का मौका भी मिलता है। ये समझदारी सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये रणनीतिक गठबंधन है। 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने मिलकर JCPOA यानी कि परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन रोकने का वादा किया था और बदले में प्रतिबंध हटे। लेकिन बाद में अमेरिका ने समझौता तोड़ दिया और ईरान पर दोबारा कड़े प्रतिबंध जड़ दिए। ईरान भड़का और परमाणु गतिविधियां फिर शुरू हो गई और अब तेल का गुप्त व्यापार उस जंग को और गरमा रहा है।